हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, साइंस मॉक टेस्ट का ये 13वां लेक्चर है। इसके पहले आपके 12 लेक्चर और हो चुके हैं। साथ में ही आपका जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था 2018, उसके अंदर मैथ वाले का भी मॉक टेस्ट हम करा चुके हैं। एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी पेपर आपको मिल जाएगा। बाकी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आज के वीडियो में हम आपका 23 सितंबर को जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था, 2018 में ही पेपर हुआ था, इसके सेकंड शिफ्ट में जो आपके साइंस वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा हो, काफ़ी बेहतरीन। इस टाइप के क्वेश्चन देख के कई लोग डर जाते होंगे। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। रटने से आप केमिस्ट्री को भूल सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले पूछा है आपका एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो हम आपका बेस यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। देखिए, एल्काइन क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है? एल्केन। ये जो आपके ग्रुप हैं, एल्केन पूछेगा। फिर आपको पूछा एल्कीन, फिर एक होता है एल्काइन। ये तीन आपके ग्रुप होते हैं। ये एल्केन क्या होता है? अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक बंध बनाता है, उस ग्रुप को क्या कहते हैं? एल्केन। उसी तरह से एक कार्बन, देखो अभी आप अपने आप बताओगे, सबका भी फार्मूला आप खुद बताओगे। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ दो बंध बनाएगा, उसको क्या कहते हैं? एल्कीन। वहीं एल्काइन की बात करें, अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ तीन बंध बनाता है, उसको क्या कहते हैं? एल्काइन। अब तक आपको समझ में आ गया होगा एल्केन किसको कहते हैं, एल्काइन किसको कहते हैं, और एल्कीन किसको कहते हैं, एल्काइन किसको कहते हैं। एक बंध एल्केन, आप खुद से बोलिए। एक बंध एल्केन, दो बंध एल्कीन, तीन बंध बन गया कार्बन कार्बन के बीच, क्या हो गया? एल्काइन। अब हम आपको बता रहे हैं, देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। अगर इसका फिल करते हैं 2 और 4, तो कार्बन के पास 1 2 3 4 4 होते हैं टोटल। दूसरा कार्बन भी यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4। कोई भी एलिमेंट आएगा, वो चाहेगा अगर उसके बगल में कोई एलिमेंट आ जाए, उसके साथ वो बॉन्ड बना ले। जैसे ये कार्बन है, अगर इसके आसपास क्या है? हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन आ जाए, यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाए, यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाए, यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाए। हर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन। ये भी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लिया। 3 हाइड्रोजन यहाँ पे थे, 3 क्या कहते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले लिए। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 4। बचा हुआ 3 तो हाइड्रोजन के साथ बना लिए, बचा हुआ कितना है? 1। अब यहाँ भी वही सेम कहानी है, हाइड्रोजन यहाँ बनाएगा, यहाँ बनाएगा, यहाँ बनाएगा। यहाँ भी इस सी के पास कितने बचे हैं? 1। इस वाले भी सी के पास कितने बचे हैं? 1। तो दोनों अपना एक एक शेयर करके क्या बना लेंगे? एक बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच कितना बॉन्ड बन रहा है? 1। अभी हमने आपको क्या बताया? कार्बन और कार्बन के बीच एक बॉन्ड बने तो उस बॉन्ड को कहते हैं एल्केन। जो भी आपका एलिमेंट आएगा वो एल्केन ग्रुप में आएगा। अगर आप इसका फार्मूला लिखते हो तो यहाँ पे कितना है? सी है, इसमें इसमें सी है 2, और हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। कितने हैं? 6। H6 है, C2H6। एक मिनट, इसको थोड़ा साफ कर लिया जाए तब सही रहेगा। C2H6। ठीक। अब इसको हम फार्मूला कैसे बनाएंगे? C यहाँ पे कितना है? 2, H कितना है? 6। तो इसको आप क्या लिखोगे? CnH2n+2। CnH2n+2। ये क्या इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है? CnH2n+2। n की जगह पर आप 2 रखो, h कितना हो जाएगा? 2n, 2 गुणित 2 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6। तो ये वाला फार्मूला आपको कहीं दिख रहा है? ये है CnH2n+1। ये आपका कौन सा हो गया? ये हो गया आपका एल्केन ग्रुप। ठीक। एक आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एल्केन ग्रुप क्या होता है? CnH2n+1। कैसे बनाए पूरा हमने आपको डिटेल से बता दिया। अब इसके बाद पकड़ते हैं एल्कीन ग्रुप। ये होता है आपका एल्कीन। थोड़ा हिंदी लिखने में दिक्कत हो रही होगी। एल्कीन सही लिखा है एक तरह से। इसमें क्या है? आपका कार्बन और कार्बन के बीच क्या बनना चाहिए? 2 बंध। 2 बंध का मतलब क्या है? एक बंध बनने में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं। कार्बन के पास वैसे होते कितने हैं? एक कार्बन के पास होता है 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या हुआ है? इसके पास भी 4 था, इसके पास भी 4 था। एक बांध बनाने के लिए कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ खर्च हो गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ खर्च हो गए। टोटल इस कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, इस कार्बन के भी कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। अब इसके पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा। यहाँ पे आपका H जुड़ जाएगा, H के साथ बांध बनाएगा। और यहाँ पे है, यहाँ पे नीचे भी एक H बनेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लिया। इसी तरह इस C के पास भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, यहाँ पे है,
और यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है H के साथ बना लेगा। ये आपका कौन सा हो गया, एल्कीन। तो इसको आप कैसे लिखोगे, C2H4। C2H4 आपको दिख गया। C2H4 में क्या है, C और C के बीच कितने बंध बन रहे हैं, 2। तो ये कौन सा एल्कीन ग्रुप हो गया। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, CnH2n। CnH2n अगर आप देखोगे अपने ऑप्शन में तो पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, CnH2n। CnH2n, C और C के बीच कितने बॉन्ड बनते हैं, 2। अब तीसरा बॉन्ड है एल्काइन, ये है एल्काइन। एल्काइन का मतलब क्या है, C और C के बीच कितने बंध बनेंगे, 3 बंध। ठीक, कार्बन के पास वैसे होते कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ खर्च हो गया, एक यहाँ एक यहाँ। इसका वाला भी एक यहाँ और एक यहाँ। अब इसके पास हाइड्रोजन बचे कितने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है जो कि हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। इधर भी आपका एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है जो कि हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे टोटल कितना का हो गया, त्रिबंध पाया गया, जिसमें से आपका तीन तीन तो यहीं पे हो गया और एक यहाँ पे यूज हुआ। ठीक, अब यहाँ पे इसको फार्मूला से लिखोगे तो ये हो गया C2H2। C2H2, अब C2H2 कैसे आएगा, CnH2n-2। अगर C की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो, 2n-2 कितना हो जाएगा, 2 गुणित 2 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका, 2 आएगा। 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आएगा, C2H2। ये वाला इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, आपके सामने ही है। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया आपका, एल्काइन ग्रुप। अगर ऑप्शन सेकंड देखोगे, CnH2n-2 आपका क्या हो गया, एल्काइन ग्रुप। अब आपको समझ में आ गया होगा एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। कार्बन और कार्बन के बीच त्रिबंध, 2 बंध और सिंगल बॉन्ड क्या होता है, तीनों को हमने आपको समझा दिया। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका इजी सा क्वेश्चन है। 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग के साथ गतिमान है। वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा का सबको आपको फार्मूला पता होगा, 12mv²। ये होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक, काइनेटिक गतिज को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है, काइनेटिक। वहीं एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हिंदी में स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, mg और h। तो यहाँ पे आपको दिया है, m की वैल्यू दी है, v की वैल्यू दी है, दोनों आप रखिए। 1 × 20 × 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25 × 0, 250 जूल। इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी आपका पीरियोडिक टेबल से है। अब तक अगर आपने आवर सारणी नहीं देखी है तो वीडियो के लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। निम्न में से 3 तत्वों में किसका सबसे बाहरी सेल क्या है, भरा हुआ है। ध्यान से पढ़िएगा, बाहरी सेल क्या है, भरा है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल अगर आप पढ़े होगे, डायरेक्ट आप बता दोगे यहाँ पे देखते ही कौन सा है। टोटल समूह कितने होते हैं, 1 से लेकर 18 समूह। आवर्त कितना होता है, 1 से लेकर 7। आवर्त का मतलब क्या होता है, नाभिक के बाहर छल्लों की संख्या। और समूह का मतलब क्या होता है, जैसे उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उस हिसाब से समूह को डिसाइड किया जाएगा। अगर हम बात करें 18वें समूह, जितने भी अक्रिय गैस होते हैं सबके आउटर मोस्ट सेल क्या होते हैं, भरे होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, निष्क्रिय गैस। ये किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं। इसका अपवाद कौन सा है, जेनॉन गैस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अक्रिय गैस, तो इसमें से हीलियम भी है आपका अक्रिय गैस का सदस्य, नियॉन भी क्या है आपका अक्रिय गैस का सदस्य, आर्गन भी है आपका अक्रिय गैस का सदस्य। ठीक, तो ये हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये तीनों के बाहरी सेल क्या होते हैं, भरे होते हैं। वहीं बात करें अगर हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 2, तो इसके बाहरी टोटल कितने हो जाएंगे, 2 बाहरी सेल इसका भरा है। नियॉन का कितना होता है आपका 10, 10 में कितना हो गया, 2 और 8, इसका भी बाहरी सेल क्या है, भरा है। आर्गन का होता है 18, ये कैसे भरे जाएंगे, आर्गन का 2, 8 और 8, इसका भी आउटर सेल क्या होता है, भरा होता है। वहीं बात करें मैग्नीशियम का होता है 11, 2, 8 और सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12, 2, इसके आउटर सेल में कितने हैं, 2 हैं। वहीं बात करें कैल्शियम, तो कैल्शियम का भी क्या होता है 20। इसी तरह बाकी आप चेक कर सकते हो, 2, 8, 8 और 18 और 20 का मतलब 2, इसके भी आउटर सेल में कितने हैं, 2, तो ये भी भरा हुआ नहीं है। इसी तरह से बेरियम हो गया, ये लिथियम के बाद आता है, तो इसका भी आउटर सेल नहीं भरा होता। मैग्नीशियम बता ही चुके हैं, हीलियम भी बता ही चुके हैं आपको। हीलियम तो भरा है, लेकिन मैग्नीशियम भरा नहीं है। लिथियम नहीं भरा है, सोडियम भी नहीं भरा है, पोटेशियम भी नहीं भरा है।
यहाँ पे आपका सोडियम का होता है 11, आप चेक कर सकते हो 2, 8 और 1। उसी तरह से पोटेशियम है, ये भी आपका नहीं भरा होता, पोटेशियम का होता है 19, 2, 8, 8 और आउटर में कितना है 1। आपसे पूछा है सबके बाहरी सेल में भरा होना चाहिए, तो इसमें से कौन सा, जितने भी अक्रिय गैस हैं सबका बाहरी सेल क्या होता है, भरा होता है। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऊर्ध्वपतन क्या होता है? ऊर्ध्वपतन क्या होता है, जैसे आपका होता है सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, फिर गैस। किसी भी चीज़ को आप गर्म करते हो तो सॉलिड से पहले चेंज होता है लिक्विड में, लिक्विड से होता है गैस में। लेकिन ऊर्ध्वपातन के केस में क्या होता है, जैसे क्या है सॉलिड से सीधे क्या बन जाए, गैस में। जैसे आप कपूर को जलाते हो तो लिक्विड नहीं बनता है, सीधे सॉलिड से क्या बनता है, गैस। सोडियम क्लोराइड हो गया, इसे भी आप जैसे ही गर्म करोगे सॉलिड से सीधे क्या बन जाएगा, गैस। तो किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया ही क्या होती है, ऊर्ध्वपातन। लिक्विड नहीं बदलता है, सीधे क्या बन जाता है, ठोस वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। अगला आपसे पूछा है को विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है। किस चीज को विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है? अगर अगर किसी भी परिपथ है, जैसे एक परिपथ है, समांतर में आपसे पूछा है, ये है आपका पूरा परिपथ। यहाँ पे क्या है, रजिस्टेंस है, ठीक। इसमें करंट जा रही है क्या, I1, इसमें करंट जा रही है I2, इसमें करंट क्या जा रही है, I3। तीनों केस में अगर V का मान क्या होता है, I1 R1। V1 जो है समांतर में जुड़ा है तो सबका विभवांतर क्या होगा, समान होगा। V1 I1 ये भी बराबर क्या हो जाएगा, I2 R, और यही हो जाएगा I3 R। अगर R भी क्या है, R1 R2 R3 है, अलग अलग है, तो यहाँ पे R1 R2 R3 भी आप रख सकते हो। तीनों केस में आपका क्या होता है, विभवांतर समान होता है। इसको कैसे मेजर किया जाएगा, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, परिपथ में समांतर में क्या जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर। अगर वही पूछेगा, अगर कोई परिपथ है, ठीक है, तो इसके सीरीज में अगर आपसे पूछेगा क्या लगाना होता है, तो सीरीज में क्या लगाते हैं, एमीटर, जो कि इसके अंदर की करंट को नापता है। तो सीरीज में आपका करंट क्या होता है, कांस्टेंट। और वही बात करें पैरेलल, तो पैरेलल में आपका वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक, दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एमीटर कहाँ पे लगाएंगे, सीरीज में, और आपका विद्युत परिपथ के समांतर में क्या जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर। वही आपका फ्यूज है। फ्यूज तो आपका ये भी अगर एक लिमिट से ज़्यादा करंट हो जाएगी, जैसे फ्यूज जुड़ गया है, एक लिमिट से ज़्यादा करंट होने पे ये क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। ठीक, तो जैसे ही आपका कोई भी फॉल्ट की कंडीशन आती है आपके सर्किट में, अगर ज़्यादा करंट लेने लगा है ये सर्किट आपका, तो ये फ्यूज में एक लिमिट से ज़्यादा करंट पास होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे I² और लॉस ज़्यादा होगा, ज़्यादा हीट उत्पन्न करेगा और ये मेल्ट हो जाएगा और आपकी सर्किट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो आपका पूरा परिपथ बच जाता है। गैल्वेनोमीटर भी आपका क्या होता है, एमीटर की तरह ही होता है, ये भी करंट नापने के यूज में आता है। अगला क्वेश्चन है, 1 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन के सापेक्ष 2 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है जब यह निश्चित ऊंचाई पर होती है। तो जी का मान आपको दे रखा है। देखिए कोई भी एक वस्तु है, आपको किसी भी ऊंचाई पे रखी गई एक वस्तु है, ठीक है, इसके पास ऊर्जा कितनी है, 2 जूल की। तो आपसे पूछा है ये ज़मीन से कितने ऊपर पे है, ये आपको ऊंचाई फाइंड करनी है। आप सबको पता है क्या, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है M × G × H। M यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 kg, G का मान आपको कितना दे रखा है, 10, और आपसे पूछा है H, और आपका PE कितना दिया, पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल। अब आप इसको कट करोगे तो H बराबर 2/10 कितना हो जाएगा, 10.2 मीटर की ऊंचाई पे क्या है, रखा गया है। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। आप सबको पता होगा, जब लोहा, अगर आप आयरन 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 कहिए या लोहा कहिए या Fe कहिए, तीनों एक ही चीज़ है। जैसे ही आप इसको वातावरण में रखते हो तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे ये क्या बनाता है आपका, ये यहाँ पे जंग लग जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे। तो इस जंग को बचाने के लिए इसके ऊपर हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग, लोहे के ऊपरी भाग पे हम क्या कर देते हैं, जिंक की कोटिंग, जिसके कारण ये आपका आयरन है वो वायुमंडल के ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है, ठीक, और ये जंग से बच जाता है। तो गैल्वनीकरण इसी को कहा जाता है। इस पे किसकी करते हैं, जिंक की कोटिंग।
वहीं अगर आपसे पूछता है जिंक का परमाणु क्रमांक अगर आप पूछ ले तो वो कितना होता है 30। वहीं बात करें निकिल, निकिल का आपका कितना होता है 28। क्रोमियम का होता है 24। और लेड पीबी, इसका हमें ध्यान नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो लेड का क्या होता है। लेड का भाई भी हमें ध्यान नहीं आ रहा है तो आपको हम गलत नहीं बताएंगे। लेड का भी हमें ध्यान नहीं आ रहा है कितना होता है इसका परमाणु क्रमांक। और वैसे भी ये 1 से 30 के बीच में नहीं आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1 से 30 तक का परमाणु क्रमांक कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो आपका जिंक का हो गया 30, निकल का हो गया 28, क्रोमियम का हो गया 24, लेड का आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका आवर्त सारणी से है। यहाँ पूछा है CE58 तत्वों के किस ब्लॉक का सदस्य है। तो देखिए आपका आवर्त सारणी में क्या होता है S ब्लॉक, फिर यहाँ होता है D ब्लॉक, इधर होता है आपका P ब्लॉक, और जो बाकी जितने बचे हुए हैं ये इसको रखा जाता है F ब्लॉक में। ठीक है, F ब्लॉक में रख दिया गया। तो F ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होगा आपका 57, इसको कहा जाता है लेंथेनाइड। लेंथेनाइड लेंथेनाइड यहाँ पे होता है, इसी में आपका 57 फिर होता है 58। तो ये CGM जो है CE58 किसका है आपका F का, ब्लॉक F का सदस्य है। वहीं बात करें ब्लॉक S, इसमें जितने भी आपके क्षार धातु होते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, और आपके P वाले में धातु, अधातु, उपधातु तीनों आते हैं। और ये जो D ब्लॉक वाले तत्व हैं ये किसी और के साथ क्रिया करके एक यौगिक बनाते हैं। इनको बोला जाता है संक्रमण धातु, या एक अजीब टाइप का इसका हिंदी का नाम है, देखिए संक्रमण धातु। इसमें आपके पाई जाती हैं डी ब्लॉक में, और डेली लाइफ में हम इसका यूज करते हैं। डेली लाइफ में जिसका यूज करते हैं वो आपका आता है डी ब्लॉक में। एस ब्लॉक में आपके क्षार धातु हो गए, पी में आपके धातु, उपधातु, अक्रिय गैस भी आपकी पी ब्लॉक में आती है। जो बाकी आपकी प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट रहती है उनको हम रखती हैं अलग से एफ ब्लॉक में। ये इसमें टोटल कितने होते हैं 14 एलिमेंट, पहले वाले में दूसरे वाले में भी क्या होते हैं 14 एलिमेंट। तो आपका CE58 किस ब्लॉक का तत्व है, एफ ब्लॉक का तत्व है। अब इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं का कोई इकाई नहीं होता है। यहाँ पे किसी का कोई इकाई नहीं होगा जहाँ शब्द लग जाएगा रिलेटिव। रिलेटिव जहाँ भी आ जाता है, जैसे रिलेटिव स्पीड हो गया, रिलेटिव डेंसिटी हो गई, यहाँ पे आपको दिया है देखिए सापेक्षिक। सापेक्षिक का इंग्लिश क्या होता है रिलेटिव। रिलेटिव डेंसिटी आपको दी है, इसका कोई भी इकाई नहीं होगा। वहीं बात करें अगर घनत्व का, घनत्व का आपका इकाई होता है, इसका इकाई क्या होता है kg/मीटर क्यूब। द्रव्यमान बटे आयतन। दाब भी आपका क्या होता है N/मीटर स्क्वायर। ठीक, एक फिक्स एरिया पे लगाया गया बल ही क्या होता है आपका दाब होता है। F/A ही आपका क्या होता है दाब। सापेक्षिक घनत्व की अगर बात करें तो ये जो आपका पदार्थ, जिस भी पदार्थ का आप निकाल रहे हो, पदार्थ का डेंसिटी, ठीक, अपान उसके सापेक्ष, इसी के सापेक्ष जो भी है उसका डेंसिटी। जैसे कोई लिक्विड है, जैसे कोई आपके पास लिक्विड है, फिर आपको पूछेगा उसका सापेक्षिक घनत्व क्या होगा, तो उसका लिक्विड का हम किसके साथ निकालते हैं पानी, पानी का घनत्व। ठीक है, और ऊपर जो भी लिक्विड आपको निकालना है, मान लीजिए X लिक्विड है, इस लिक्विड का घनत्व। इस तरह आपका क्या आता है रिलेटिव डेंसिटी। वहीं बात करें संवेग, संवेग क्या होता है P बराबर होता है m/v। m आपका क्या होता है kg, v क्या होता है मीटर/सेकंड। ये हो गया आपका यूनिट। तो चारों की यूनिट हमको आप बता दिए हैं। रिलेटिव घनत्व का आपका कोई भी, जहाँ भी आपका रिलेटिव आ गया उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे रिलेटिव स्पीड दे दिया उसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है। तो यांत्रिक तरंग क्या है, ये है आपकी जितनी भी ध्वनि तरंगें होती हैं ये आपकी यांत्रिक तरंग है। इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस में ये तरंग आपकी तेज जाती हैं अपेक्षाकृत आपके तरल और गैस में। तो इसकी स्पीड क्या होती है, ध्वनि तरंग की स्पीड आपके ठोस माध्यम में ज़्यादा होती है अपेक्षा तरल और गैस में। वहीं बात किया जाए रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग और एक्स किरण, ये तीनों आपकी क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये आपकी कौन सी है विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये तरंग। ठीक, तीनों आपकी क्या है विद्युत चुंबकीय। यांत्रिक तरंग कौन सी हो गई आपकी ध्वनि तरंगे।
इसके बाद चल टी समय के दौरान तार में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, ये आपका पूछ दिया क्या, ऊष्मा। अगर आपसे पूछे हीट, किसी तार में, ये है आपका तार, उसका प्रतिरोध क्या है आर, इसमें करंट जारी है आई। अगर आपसे पूछेगा हीट, कितना हीट उत्पन्न किया है, ठीक है, या तो पूछ लिया आपसे ऊष्मा, कितना ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल आई स्क्वायर आर इंटू कितने समय के लिए टी, आई स्क्वायर आर टी आपका क्या हो जाएगा, हीट। यही इसको दिखाया जाता है एच से। निम्नलिखित में से कौन सा गैर ध्रुवी सहसंयोजन पद दर्शाता है। यहाँ पे क्या है, गैर ध्रुवी। गैर ध्रुवी का मतलब क्या है, जैसे दो परमाणु अलग अलग हैं, जैसे H2O, इसमें H अलग है, O अलग है। वहीं बात किया जाए अमोनिया NH3, इसमें अमोनिया अलग है, नाइट्रोजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है। इनके बीच जो भी बंध बनेगा वो क्या होगा, ध्रुवी। जहाँ भी दो परमाणु अलग अलग हैं, इन सब के बीच क्या बनता है, ध्रुवी। वहीं बात करा जाए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसके अंदर भी क्या है, सारे परमाणु अलग अलग, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। इसके अंदर भी जो बंध बनेगा वो क्या बनेगा, ध्रुवी बनेगा। वहीं बात किया जाए गैर ध्रुवी, गैर ध्रुवी मतलब कि एक ही परमाणु के बीच अगर बंध बने, जैसे ये आपका क्लोरीन है, ये भी आपका क्लोरीन है, दोनों क्या है, 17वें समूह के एलिमेंट है, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलके क्या कहेंगे भाई, अष्टक पूरा करने के लिए हम दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेते हैं। ये जो बंध बनता है ये आपका होता है गैर ध्रुवी सहसंयोजन बंध। तो ये हो गया आपका क्लोरीन, क्लोरीन हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बल का इकाई क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। बल बराबर क्या होता है, F बराबर M इंटू ए, इसकी इकाई क्या होती है, न्यूटन। ये हो जाएगा आपका न्यूटन। जूल, जूल आपका क्या है, ये हो जाएगा ऊर्जा, जिसको कहा जाता है एनर्जी, वो हो जाता है एनर्जी का आपका मात्रक क्या हो गया, जूल। पास्कल, पास्कल किसका होता है, दाब का, ठीक। वाट किसका होता है, शक्ति। शक्ति को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पावर। पी से दिखाया जाता है, पी बराबर अगर इलेक्ट्रिकल में बात करें तो वी इंटू आई, ये हो गया वाट। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, किस समूह के पौधे को आमतौर पे शैवाल कहा जाता है। जितने आपके थैलोफाइटा होते हैं उनको क्या कहा जाता है, शैवाल। तो ये है आपका थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह वाले जितने भी पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, शैवाल। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपसे पूछ किसके लिए रहा है, हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रोजन पूछ रहा है या कॉपर के साथ। तो सबसे पहले दिया है आपको कॉपर ऑक्साइड, तो CuO किसके साथ गर्म किया जा रहा है, हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ इसको किया जा रहा है गर्म। अब यहाँ पे क्या होता है, Cu प्लस जल, जल H2O। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, पूछा है हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है। हाइड्रोजन ये है एलिमेंट, इसके साथ कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन रिजल्टेंट में उसके साथ क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो जहाँ भी किसी के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, उस धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक। हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और जिसके साथ ऑक्सीजन पहले रहता है बाद में निकल जाता है वो क्या कहते हैं, अपचयन। तो यहाँ पे आपसे पूछा हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो फ्रेंड ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब तक अगर आवर्त सारणी वाली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ उसको जाके देख लो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, पेपर के पहले आपके लिए काफ़ी बेनिफिट प्रदान करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।